अभी हमारा जो यूनिट चल रहा था दैट इज़ प्लांट और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था प्लांट टिश्यू कल्चर को लेकर के, उसमें प्लांट के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के डिस्कस किया गया था, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट टिश्यू कल्चर में यूटिलाइज होने वाले मीडिया के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट टाइप के कल्चर्स के टाइप के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके सिलेबस में सीजीपीडीएम में दे रखा है प्लांट के बॉडी से, मतलब प्लांट के बॉडी से निकलने वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और उनके मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में दिया हुआ है, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को लेकर के और उनके पाथवेज को लेकर के, उनकी क्या बायोलॉजी है, क्या बायोकेमिस्ट्री है, कौन कौन से वो पाथवे हैं जहाँ से ये सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या सिग्निफिकेंस है और क्या उसका कॉन्सेप्ट है। ओके, तो होपफुली कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को पहले से होगा, और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, आज की क्लास में हो जाएगा और आज की क्लास के बाद आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को लेकर के प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, होपफुली कि अभी आप लोगों को स्क्रीन पे सब दिख रहा होगा ठीक तरीके से। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। लाइक है, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि क्या प्लांट की बॉडी में भी जैसे हम लोगों की बॉडी में डिफेंस सिस्टम पाया जाता है, मीन्स इम्यून सिस्टम पाए जाते हैं, तो क्या वैसे ही प्लांट की बॉडी में भी कोई इम्यून सिस्टम होता है? इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और साथ साथ में आपसे ये भी पूछा जाता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ज़रूरत ही क्या है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को जब डिफाइन आप करते हैं तो उनके डेफिनेशन से ऐसा लगता है कि ये एक प्लांट के लिए या उस खुद के ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है कि वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट वेस्ट मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके के सवाल आपसे दिए जाते हैं, और कभी कभी आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के डिफरेंसेस को भी दिया जाता है, डिफरेंसेस के बारे में ही पूछा जाता है। और एक नया चीज़ आपको और भी आज जानकारी दे देते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, जैसे आपने पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशंस करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को कई सारे क्राइटेरिया रखे गए हैं, जैसे मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर रखे गए हैं, बायोकेमिकल कैरेक्टर रखे गए हैं, राइट। इस तरीके का चीज़ आपको क्लासिफिकेशंस में हेल्प करता है। जब भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उसको क्लासीफाई करते हैं। तो आपने अगर अपने यूजी और पीजी क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, अगर आप उसको क्लासीफाई करना चाहते हैं तो उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे आप उनको क्लासीफाई करते हैं। तो जैसे उनके मार्फोलॉजी के बेसिस पे तो आप मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उनके बायोकेमिकल एनालिसिस जैसे एंजाइम्स हो गए, उनको आप बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन के बोलते हैं, उनके डीएनए के सीक्वेंसेस पे आप उनको मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन या मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशंस बोलते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक टर्म इसमें और भी ऐड हो जाता है, और ये एग्जाम में आपके आया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक आता टर्म दैट इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या आता है? केमिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बेसिकली क्लासिफिकेशंस के पर्पज से भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बिकॉज एक कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ ग्रुप का जो प्लांट होगा वो कोई एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाता है। जैसे आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, जैसा आप जानते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कैटेगरीज होती हैं, और अभी आप आगे क्लास में देखेंगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ब्रॉडली 3 कैटेगरी में क्या होता है, डिवाइड किया जाता है। तो सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि फिनॉलिक कंपाउंड है, राइट। तो ये फिनॉलिक जो कंपाउंड है वो सारे कैटेगरी के जो अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने वाले प्लांट हैं, वो सब में फिनॉलिक नहीं बनेगा। कोई एक ग्रुप होगा जिसमें फिनॉलिक बनेगा, कोई एक ग्रुप होगा जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग बनेंगे, कोई एक ग्रुप होगा जो कि जिसमें दूसरा कुछ बनेगा। तो इस तरीके से एक ग्रुप ऑफ प्लांट का एक पर्टिकुलर काइंड का क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, और उन्हीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एनालिसिस करके आप प्लांट को कैरेक्टराइज भी करते हैं कि ये वाला प्लांट के पास ये वाला सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, दैट इज वाई ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है या इस ग्रुप से बिलोंग करेगा। समझने के लिए अभी सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपको मालूम है कि बेसिकली जितने भी लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट होंगे, सपोज कीजिए लेग्यूमिनेसी के, वो सब के सब क्या बना रहे हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। और ये एक फिक्स क्राइटेरिया है कि एक कोई जो ग्रुप ऑफ प्लांट होगा
वो कोई एक स्पेशल पर्टिकुलर काइंड का क्या बनाएगा, कैटेगरी का जो है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनेगा। मतलब जैसे आपने ये पढ़ा है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही प्लांट में सारे काइंड के आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बने। अगर उस प्लांट में फिनोलिक बन रहा होगा तो सब फिनोलिक बनेंगे, अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग बन रहा होगा तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बनेंगे, आइसोप्रीन बन रहा होगा तो आइसोप्रीन टाइप का बनेगा, राइट? तो उस केमिकल ग्रुप को, मतलब उस केमिकल कंपाउंड को जिसे आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, इनको कैरेक्टराइज करके आप उस ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन, उस ऑर्गेनिज्म के क्लास के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। सो चूंकि यहाँ पे केमिकल मॉलिक्यूल्स का हेल्प लिया जाता है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज़ वाई आप इसको केमिकल क्लासिफिकेशंस का तरीका भी मानते हैं। दैट मीन्स पूछा जाता है कि केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ अ प्लांट कैन बी परफॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा आप कर सकते हैं। उस कंडीशंस में आप बताते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोफाइलिंग की जाती है और उन प्रोफाइलिंग के बेसिस पे आप ये बता पाते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है ये इसी ग्रुप के प्लांट में पाया जाता है, दैट इज़ वाई यहाँ पे ये वाला ग्रुप आपका होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया कि मान लीजिए जितनी भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, लाइक एज मटर है, चना है, जो भी है दाल देने वाली जो फसल होती है उनको आप लेग्यूमिनस फैमिली से बोलते हैं। सो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले जो प्लांट है, मान लीजिए उनमें जो रिपोर्ट किया गया ग्रुप है वो सपोज कीजिए फिनोलिक ग्रुप है, राइट? और अगर आपके पास कोई अननोन प्लांट है जिसका क्या वो क्लासिफिकेशन आप नहीं कर पाए, वैसे तो हालांकि आप देख के बता ही देंगे क्या वो मटर है या चना है, लेकिन कोई अननोन होगा, आपको उसकी पूरी प्रोफाइलिंग करने के बजाय आप अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोफाइलिंग कर लेते हैं तो आप उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोफाइलिंग के बेसिस पे ये बता सकते हैं कि हाँ वो प्लांट कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट से बिलोंग करता है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यूज़ केमिकल क्लासिफिकेशंस के पर्पज से भी किया जाता है। ओके, इस बात को थोड़ा अच्छे से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट जो होगा एक स्पेशल टाइप का ही सिर्फ क्या बनाएगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही प्लांट की बॉडी में सारे पॉसिबल टाइप के जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो बन जाए, ऐसा नहीं होता। अगर जिसमें बनना होगा फिनोलिक बनेगा, बनने वाला होगा नाइट्रोजन बनेगा, आइसोप्रीन बनने वाला होगा तो आइसोप्रीन बनेगा। ये इसके बारे में क्या है आपको आइडिया है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को डिफाइन करने के लिए कई सारे पैरामीटर दिए जाते हैं। लास्टली सबसे जो कन्वीनियंस तरीके से डिफाइन की गई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उसको यही बोला जाता है कि ऐसे मेटाबोलाइट्स या ऐसे मॉलिक्यूल जो कि उस ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में डायरेक्टली क्या हो, इन्वॉल्व ना हो रहा हो, उनके ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए इन्वॉल्व ना हो रहा हो, ऐसे मेटाबोलाइट्स को आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम से जानते हैं। जबकि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को बताया जाता है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो कि उसी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है और वो उसके द्वारा क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो कॉन्सेप्ट आया वो इसी बेस पे आया कि आपके सभी लोगों की बॉडी में बेसिकली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं, राइट? सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जैसे लाइक एस फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल क्या है तो आप क्या बताएंगे, आप में से कोई बताना चाहेगा, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? अजी, हाँ बेसिकली जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं उन सभी को आप प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उनके उनसे ही हमारी बायोकेमिकल प्रोसेस चलती है और हमारा मेटाबॉलिज्म चलता है और उनसे ही हम लिविंग हैं और लिविंग वाली एक्टिविटी को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सो ऑल द बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, ये सब एग्जांपल किसके हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के। प्राइमरी इनको इसलिए बोला जाता है कि बेसिकली इनके ऊपर ही लिविंग सिस्टम की सारी एक्टिविटी क्या होती है, डिपेंड होती है। आपने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में कि बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनका बहुत ही एक्टिव और इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बायोमोलिक्यूल्स का अगर मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उस ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनलिटी होती है, जो फंक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, हैम्पर होना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा था कि अगर कोई एक सिंगल पाथवे भी डिस्टर्ब हो जाए, कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से ना हो तो उसको डिजीज हो जाती है। लाइक एज सबसे फेमस और कॉमन जो परेशानी हो बेसिकली क्या, दैट इज डायबिटीज। आप सभी लोगों ने देखा है और ये सिर्फ एक सिंगल सिंगल एक मॉलिक्यूल के
मेटाबॉलिज्म में आए हुए डेविएशन से क्या है रिजल्ट है कि आज दुनिया में कितने परसेंट लोग इस डायबिटीज पर बीमारी से क्या कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और सफर कर रहे हैं। सो प्राइमरी इनको नाम इसीलिए दिया जाता है कि बिकॉज ये प्राइमरीली है, सेंट्रलाइज्ड है, सेंटर हैं। इनके बगैर लाइफ का सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है, उस इंडिविजुअल का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड एज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इन्हीं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के प्रोसेस में, मतलब इन्हीं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं जिनका कि डायरेक्टली उस ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उन सभी को आप बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम से जानते हैं, राइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की इम्पोर्टेंस या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 19th सेंचुरी के लास्ट में या 20th या 19th सेंचुरी माना जाता है कि सेंचुरी में इसको हाईलाइट किया गया, देखा गया कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। और इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका जॉनर क्या था, केमिस्ट्री था, न कि बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 19th सेंचुरी पे इस पर हाईलाइट किया और देखा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी कुछ कोई चीज़ है जो कि बन रही है और उसका बड़ा ही सिग्निफिकेंस है। सो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को लेकर के, उनके प्रॉपर्टी को लेकर के और उनके बारे में लेकर के, जो कि थोड़ी बहुत बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। तो आया शायद अभी आपके दिमाग में ये मैसेज जा चुका होगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक्चुअली में है क्या। आपने यहाँ पे देखा कि प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म के टाइम पे या उनके मेटाबॉलिज्म के साथ समय में कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने ग्रोथ में, अपने डेवलपमेंट में यूटिलाइज नहीं किया जाता। उनको आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम से जानते हैं। प्लांट की कैटेगरी चूंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्लांट में आपको जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं उनको ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है उनके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। सो देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि प्लांट में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रही है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कोई सा भी ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे आपका प्रोकैरियोटिक हो चाहे आपका यूकैरियोटिक हो, किसी भी लेवल का होगा, सिंगल सेल होगा, मल्टी सेलर होगा, वो सभी में बन रहा है या सभी में बनता है। रिपोर्टेड है जो कि आपके प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट में ऐसा रिपोर्ट कहीं पे नहीं मिलता है कि सारे कैटेगरी के जो प्लांट है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। हो सकता है कि अभी रिसर्च बाकी हो, रिसर्च हो जाएगी तो मेरे ख्याल से इस पर भी स्टेटमेंट आना शुरू हो जाएगा। जिस जिस टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की स्टडी की गई है, जिनको जिनको फाइंड आउट किया गया है, उनके बारे में रिपोर्टिंग है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे स्टेटमेंट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को लेकर के कि plant produces a large diverse array of organic compounds that appears to have no direct functions in growth and development. These substances are known as secondary metabolites, secondary product और natural product। बताया जा रहा है कि प्लांट की बॉडी में बहुत वेराइटी के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिनका ऐसा देख के लगता है कि उनका डायरेक्टली कोई यूज नहीं है, कोई रोल नहीं है उस खुद के ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ऐसे सभी सब्सटेंसेस को कलेक्टिवली एक टर्म दिया जाता है जिसको कि आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या सेकेंडरी प्रोडक्ट या नेचुरल प्रोडक्ट के नाम से आप जानते हैं। ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि प्लांट की बॉडी में बन रहे हैं लेकिन प्लांट के डायरेक्टली ग्रोथ में और डेवलपमेंट करने में कोई इनका रोल नहीं होता है। ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स को कलेक्टिवली हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम से जानते हैं। Secondary metabolites have no generally recognized direct role in the process of photosynthesis, respiration, solute transport, translocations, protein synthesis, nutrient assimilations, differentiations और the formation of a carbohydrate, protein and lipids। बताया जा रहा है कि ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं इनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा जाता है वो सारे प्रोसेस में, जिस प्रोसेस के रिजल्ट से कॉन्सिक्वेंटली कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रोथ करता है और डेवलपमेंट करता है। तो उन सब का नाम यहाँ पे आपको दे दिया गया है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होना, ट्रांसलोकेशन होना, प्रोटीन के सिंथेसिस होना, न्यूट्रिएंट का एसिमिलेशन होना, डिफरेंशिएशन का होना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एटसेट्रा। इन सभी प्रोसेस में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कोई भी रोल देखने को जनरली नहीं मिलता है या नहीं देखा गया, राइट। So many secondary metabolites have been sensed to have important ecological functions in the plant। Secondary metabolites का plant के
इकोलॉजिकल फंक्शंस में भी काफ़ी ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। कैसे है इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और जान लें, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो फॉर्मेशन होना शुरू हुआ या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को जो पहचान मिली, जो देखा गया, बताया जाता है कि प्लांट के डेवलपमेंट में, प्लांट के इवोल्यूशन में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था और बाद में ऐसा यहाँ पे 3-4 प्रोसेस का नाम दिया जाता है जिसके थ्रू इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बनना शुरू हुआ। इसमें आपका नंबर पहला आता है दैट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस, और दूसरा आपका आता है दैट इज़ द म्यूटेशन, तीसरा आता है आपका पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ये कुछ ऐसे इवेंट हैं जिनके वजह से, या ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं या फैक्टर हैं जिनकी वजह से प्लांट ने क्या किया, अपने डीएनए में बहुत सारे अल्टरेशंस किए, और अल्ट्रेशन करते करते कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को बनाना पड़ा जिससे कि वो पैथोजन के अटैक से बच सके, जिससे कि जो नेचर में चेंजेस आ रहा है उसको वो अडाप्ट कर सके, जिससे कि अपने इन्वेटर से बच सके जो उनको खा रहे हैं, जिसे हर्बीवोर्स जो होते हैं उनके इन्वेटर्स कहे जाते हैं। तो उन सभी से अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए प्लांट ने क्या किया, अपने जीन के एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग में चेंजेस की और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स का बनाना शुरू किया जिसको कि वो खुद तो नहीं खा रहा था या खुद तो यूटिलाइज नहीं कर रहा था, लेकिन उस वाले मॉलिक्यूल के हेल्प से उसको दूसरे या बाहर के जो भी फैक्टर थे उनसे प्रोटेक्शंस मिलने का क्या होता था, काम होता था। तो कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जब प्लांट के लिए कोई यूज नहीं हो रहा है या प्लांट उसको डायरेक्टली अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज नहीं कर रहा है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने के लिए प्लांट इतना एनर्जी अपना खर्च क्यों करता है? तो आप वहाँ के लिए आंसर देते हैं अपने पास से कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डायरेक्टली कोई यूज नहीं है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं देखता है, देखने को मिलता है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के हेल्प से प्लांट को सर्वाइवल के लिए बेस्ट फैक्टर मिलता है। प्लांट अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो अभी फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो बायोटिक फैक्टर्स हैं चाहे अबायोटिक फैक्टर्स हैं, उन सभी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने क्या करता है, काम करता है। तो प्रोटेक्शन देने का काम किसका है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन अगर मिल रही होगी तो बेसिकली उसको ग्रोथ करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से वो उसके सर्वाइवल के लिए या उसके एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए क्या हो रहा है, हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो माइक्रोब्स से कर रहा है, चाहे वो रेडिएशन से कर रहा है, चाहे वो और भी किसी तरीके का जो भी क्राइसिस आ रही है उनसे बचाने क्या करता है, काम करता है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कोई प्लांट के का वेस्टफुल प्रोडक्ट नहीं है, वो प्लांट के सर्वाइवल के लिए, प्लांट के एग्जिस्टेंस के लिए अपना वो क्या करता है, बनाता है। हालांकि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का हम ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं, उसको हायर से हायर मात्रा में क्या करते हैं, प्रोडक्शंस करा करके अपने इंडस्ट्रियल पर्पज से क्या करते हैं, यूज करते हैं। लाइक है जैसे जितना भी हम लोग एंटीबायोटिक देख रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब बीमारियों में चल रही है, वो सब के सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल हैं आपके एंटीबायोटिक्स। और वो सब एंटीबायोटिक्स वो बैक्टीरिया अपने आप को दूसरे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से बचाने के लिए क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसका यूज यूटिलाइजेशन हम लोग कर लेते हैं अपने अपने मकसद के लिए। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, कोई वेस्ट प्रोसेस नहीं है। इससे जो चीज़ें बनती हैं उन चीज़ों का प्लांट यूज करता है अपने सर्वाइवल के लिए और अपने एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, राइट। सो किस तरीके से देखें तो आपने यहाँ पे समझा कि बेसिकली प्लांट की बॉडी में टाइम टू टाइम पे क्या होता रहा, चेंजेस होते रहे, जिसमें आपका नेचुरल सिलेक्शन भी आता है, म्यूटेशन भी आते हैं, पैथोजन का अटैक भी आता है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसके जेनेटिक में मीन्स जीनोम में क्या हुआ, चेंजेस हुआ, उसकी जीन की प्रोफाइलिंग चेंज हुई, एक्सप्रेशंस हुए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो कि उनको बचाने का काम करता है पैथोजन के अटैक से, और इनके जो इन्वेटर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, उनके खाने से या फिर नेचर में आए हुए जो चेंजेस हैं उनको अडाप्ट करने में ये सारी चीज़ों में क्या करता है, हेल्प करता है। और ऐसे करते करते बेसिकली आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो कॉन्सेप्ट है और जो उनका इम्पोर्टेंस है वो हाईलाइट में आया। तो आप बोल सकते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एवोल्यूशन के थ्रू क्या हुआ है, देखने को मिला है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि प्लांट में एवोल्यूशंस के थ्रू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बनना शुरू हुआ है। सो यहाँ पे दिया जा रहा है कि दे प्रोटेक्ट प्लांट अगेंस्ट बीइंग ईटन बाय द हर्बीवोर्स। जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि जो भी प्लांट्स होते हैं उनको खाने वाले, मतलब फूड चेन अगर आपने पढ़ा है इकोलॉजी में, तो फूड चेन में आपको बताया जाता है कि सबसे जो आपके बॉटम हैंड पे होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज अगर मान लीजिए कोई पिरामिड है
और इस पिरामिड में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन होगा आपका, दैट इज़ द ऑटोट्रॉफ होगा, राइट। इसके ऊपर जो होगा आपका सेकंड फूड चेन का जिसमें आप बोलते हैं दैट इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो वही होते हैं जो कि हर्बीवोरस नेचर के होते हैं, जो कि ग्रीन ग्रासेस को खाते हैं, जो कि पूरी तरीके से शाकाहारी होते हैं, प्लांट पे अपना फीड लेते हैं, प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, उनको आप प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, राइट। तो यही वो बता रहा है कि वो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं इनको क्या आप हर्बीवोर्स के नाम से जानते हैं, उन हर्बीवोर्स को से बचाने का काम करता है कि उनके द्वारा प्लांट खाया नहीं जा पाएगा और वो प्लांट को खाने में थोड़ा दिक्कत हुई है, क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल का फॉर्मेशन करा जो कि तीखा है टेस्ट में और अजीब सा स्मेल देता है, जिसकी वजह से जो भी आपके हर्बीवोर्स हैं वो उसको सही मतलब अच्छे तरीके से खा नहीं पाते, तो उनकी लाइफ बची रहती है। एंड अगेंस्ट बीइंग इन्फेक्टेड बाय द माइक्रोबियल पैथोजेंस, और पैथोजेंस से भी इन्फेक्शन ना हो सके उसमें भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या है, रोल है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बेसिकली वो केमिकल कंपाउंड बनाएंगे जिनसे कि माइक्रोब्स जो होंगे वो अडहेयर नहीं हो पाते हैं सरफेस पे, और आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि किसी भी माइक्रोब्स को अपना अपना इफेक्ट दिखाने के लिए, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट हो चाहे वो नेगेटिव इफेक्ट हो, तो दोनों ही टाइप के इफेक्ट को दिखाने के लिए सबसे पहले वहाँ पे उसको स्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्टैब्लिश नहीं हो पाता है तो बेसिकली अपना इफेक्ट वो दिखा नहीं पाएगा। और स्टैब्लिश होने के लिए ज़रूरी क्या है, उसको वहाँ पे अडेयर होना, मीन्स वहाँ पे उसको कोई एक सबस्ट्रेट मिलना चाहिए जिसपे वो जाकर के अडेयर हो सके, और तब वो अपना क्या करेगा वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाएगा और अपनी कॉलोनी बना करके अपना जो भी इफेक्ट होगा वो दिखाएगा। तो ये प्लांट क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड का, जिसको क्या आप रिपेलेंट के नाम से भी जानते हैं, और रिपेलेंट होते हैं ये ऐसे केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जो केमिकल कंपाउंड बैक्टीरिया को मीन्स पैथोजेंस को प्लांट के नियर बाई में अडेयर ही नहीं होने देता, मीन्स चिपकने नहीं देता है। तो उससे अपना क्या करता है, माइक्रोबियल जो पैथोजेंस होते हैं उनको उनसे भी क्या करता है, बचाने का काम करता है। तो अगर ऐसा कर रहा है तो वो उनके इकोलॉजिकल फंक्शन को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। मतलब कि अगर नेचर में कोई भी हर्बीवोरस जो कि उसको खा रहा था अगर खा नहीं पा रहा है, और जो भी पैथोजेंस उस पे अटैक कर रहा था इसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, उसमें इन्फेक्शंस हो जा रहे थे, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं तो बेसिकली प्लांट के इकोलॉजिकल फंक्शंस को क्या किया है, ये इम्प्रूव किया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड का बनाना जिसमें स्मेल आती है और जिसकी वजह से वो हर्बीवर्स उसको खा नहीं पाते हैं, दूर भाग जाते हैं। और कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड का बनाना जो कि काफ़ी लुब्रिकेंट टाइप का होता है, बैक्टीरिया को वहाँ पे अडहेयर नहीं होने देता है, मतलब बैक्टीरिया नहीं, फंगस भी हो सकता है आपका, जो दोनों दोनों ही एजेंट हैं रिपोर्ट किए गए हैं जो कि प्लांट को डिजीज कॉज करते हैं, फंगस और बैक्टीरिया। तो ये दोनों में से कोई भी होगा उसको अडहेयर नहीं होने देता, जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी कॉलोनी बन नहीं पाती, और कॉलोनी अगर नहीं बनेगी तो वहाँ पे उसका नंबर नहीं आ पाएगा, मतलब संख्या नहीं बढ़ेगी, और संख्या नहीं बढ़ेगा तो फिर कोई भी जो इफेक्ट होगा चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव वो दोनों ही दिखाई आपको नहीं देगा। Okay, so these serve as a attractant for the pollinators and seed dispersing animals as agent for plant competitions। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एज अ अट्रैक्टेंट का काम करते हैं। मतलब कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड, जैसे आपने देखा होगा कि जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जो कलर आता है, जो कलर दिखाई देता है आपको, चाहे पर्पल, वाइट, येलो, ब्लू, इस तरीके का, वो कलर बेसिकली क्या है, वो अट्रैक्ट करने के लिए होता है, और ये अट्रैक्ट अट्रैक्ट करता है किसको, उन एजेंट्स को या उन एनिमल्स को जो कि एक प्लांट से पॉलिन ग्रेन्स को लेकर के किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाते हैं, और वहाँ पे उनका क्या होता है, जो भी मतलब फीमेल का पार्ट होता है उस पे जा करके वो पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये जो भी प्लांट में जो खुशबू है, ये एक्चुअली खुशबू तो हम लोग अपने पर्पज से यूज करते हैं, प्लांट में जो फ्रेग्रेंस है वो एक तरीके का रिवार्ड है किसके लिए, जो एजेंट उनके पॉलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ले जाने का काम करता है। तो कोई भी इंसान, अगर आप इंसान की भी बात कर लो, कोई भी आपका काम क्यों करेगा जब तक कि उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट अपनी बॉडी से उन एजेंट्स को, उन एनिमल्स को जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, उनको क्या करता है, रिवार्ड देता है। और ये रिवार्ड क्या है, उनका खुशबू है या उनके कलर है। ये कलर और जो खुशबू होती है ये पॉलिनेशन करने वाले जो एजेंट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, इनको बहुत तेज अट्रैक्ट करता है।
उस अट्रैक्शन की वजह से वहाँ पर आते हैं और उनका जो पॉलन ग्रेन्स है उनकी बॉडी से होकर के किसी दूसरे प्लांट पे क्या होता है चला जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इन्हीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वजह से ही प्लांट के फ्लावर्स में आपकी खुशबू आती है, उनमें वो कलर्स आते हैं और इन कलर और खुशबू का यूज करके प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, उन एनिमल्स को या उन एजेंट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होना होता है या जो पॉलिन ग्रेन्स होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो इस तरीके से इनका क्या होता है, रोल होता है। आगे आप क्लासेस में और भी देखेंगे कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्लांट की बॉडी में बहुत ही डाइवर्स फंक्शन है। इनके सर्वाइवल के लिए भी है, इनके इम्यून सिस्टम के लिए भी है, इनके क्लासिफिकेशंस करने के लिए भी है और इनमें इवोल्यूशन जो हुआ है उसको सजेस्ट करने के लिए, उनको बताने के लिए भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल दिया जाता है। सो आप सिंपल एक लाइन में ये बोल सकते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्लांट की बॉडी में मल्टी फेरस यूज है, मल्टीपल यूज है, मतलब एक के से ज़्यादा यूजेस हैं जिनमें कि आप बता सकते हैं कि ये प्लांट के प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं, प्लांट के एवोल्यूशन में हेल्प कर रहे हैं, प्लांट के इम्यून सिस्टम में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मतलब प्लांट में इनकी वजह से ही इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी के तरीके से प्लांट की बॉडी में कोई ऑर्गन सिस्टम इनका नहीं है और ऐसा कोई इम्यून सिस्टम जैसा सिस्टम नहीं है, लेकिन इनकी बॉडी में भी इम्यूनिटी है, डिफेंस है, अपने आप को ये बचाते हैं उन सारे फैक्टर्स से या उन सारे एजेंट से जो कि इनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, हैम्पर करते हैं, राइट। तो उस डिफेंस वाले सिस्टम में या उस डिफेंस वाले मैकेनिज्म में काम करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेजॉरिटी में क्या है, आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के होने की वजह से ही प्लांट क्या कर रहा है, जो भी हायर क्लासेस के आपने प्लांट पढ़े हैं लाइक एज जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, इन सभी में रिपोर्ट किया जाता है कि प्लांट अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये पहले मेडिकल के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता था कि क्या प्लांट की बॉडी में भी इम्यून सिस्टम होता है, क्या प्लांट के पास भी इम्यूनिटी होती है, तो ये बड़ा इस टाइप का सवाल बनता था। और अभी भी बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि प्लांट की बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वहाँ पे कोई इम्यूनिटी है या फिर वहाँ पे कोई इम्यून सिस्टम है। सो डेफिनेटली इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम का ना होना एक अलग मैटर है, लेकिन इम्यूनिटी का होना एक अलग कॉन्सेप्ट है। इम्यूनिटी का मतलब यही हो गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिफेंस करने के लिए जो भी तरीका यूज करता होगा, चाहे वो कुछ केमिकल बनाता होगा, चाहे वो आप उसमें एंटीबॉडी बनते होंगे, चाहे वो उसमें कोई दूसरा कोई मॉलिक्यूल बनता होगा जिसकी वजह से ऐसा होता होगा, कुछ भी ऐसा हो रहा हो जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में दिक्कत ना हो और जो भी बाहर के फैक्टर्स हैं, अगर उन बाहर के फैक्टर्स को क्या करता है, इफेक्ट को नलीफाई कर सकता है और अपने आप को सरवाइव करा सकता है, तो उस चीज़ को आप बेसिकली क्या बोल सकते हैं, दैट इज द इम्यूनिटी बोल सकते हैं। तो इम्यूनिटी का डिफाइन ही करते हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ अ डिफेंस। एक ऐसा कंडीशन जिसमें आप डिफेंस कर सकें उसको आप इम्यूनिटी बोलते हैं। आप अपना बचाव अगर कर रहे हैं किसी चीज़ से, इसका मतलब आप अपने आप को इम्यून कर रहे हैं, अपने आप की इम्यूनिटी दिखा रहे हैं। तो बेसिकली वही है कि प्लांट की बॉडी में एज सच हमारी जैसा कोई इम्यून सिस्टम तो नहीं पाया जाता, लेकिन इम्यूनिटी होती है। और इम्यूनिटी इसी तरीके से है कि कुछ ऐसा केमिकल कंपाउंड बनाएंगे कि उसकी स्मेल बहुत बुरी हो जाएगी, कोई आएगा नहीं। कुछ ऐसा केमिकल कंपाउंड बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका लुब्रिकेंट टाइप का होगा, उस पर कोई अडेयर नहीं कर पाएगा। ये तमाम तरीके के इनके अप्रोचेज होते हैं जिससे कि अपने आप को डिफेंस क्या करते हैं, देते हैं एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से। ओके। सो अभी 20 से 25 मिनट के इस लेक्चर से होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप में से किसी को भी अभी इस कॉन्सेप्ट में या इस स्लाइड में जो भी मैंने बातें बताई, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ओके नाउ हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्लासिफिकेशन जो है वो प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का उस केमिकल कंपाउंड में पाए जाने वाले फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्या है किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द secondary metabolites, all secondary metabolites can be broadly categorized into three category in the case of a plant। तो प्लांट के केस में सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कैटेगराइज किया गया तीन ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। तो कौन कौन से हैं वो ग्रुप यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको बताया जा रहा है, plant secondary metabolites can be divided into three chemically distinct group, that is terpenes, phenolic एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। यही वो तीन ब्रॉड ग्रुप हैं जिसके आपको बहुत सारे सब ग्रुप भी दिखाई देंगे और जिनके बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं और उन्हीं एग्जाम्पल से आपका सवाल भी बनता है। तो ब्रॉडर के सेंस में पूरे के पूरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो टर्पीन्स है, दूसरा फिनोलिक ग्रुप है, तीसरा आपका क्या है, नाइट्रोजन है। कभी कभी आपको यहाँ पे एलिफैटिक के नाम से भी दे देता है। कैसे नाम से? एलिफैटिक। तो उससे आप घबराइएगा नहीं। एलिफैटिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एरोमेटिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इस तरीके का भी नाम आपको देता है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, एलिफैटिक और एरोमेटिक का जो कॉन्सेप्ट है आपको मैंने पहले भी शायद मेरे ख्याल से बताया था कि जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जो कि आपका चेन के फॉर्म में हो, लीनियर चेन के फॉर्म में हो, तो उसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, एलिफैटिक बोलते हैं। लाइक एज जो भी कोई कंपाउंड आप देख लीजिए, जैसे लाइक CH3 है, CS2 है, CS2 है एंड CS3 है। ये चार कार्बन कंपाउंड है, इसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज अ ब्यूटेन बोलेंगे, राइट। ऐसे ही आप कोई सा भी कंपाउंड ले लीजिए, जैसे लाइक एज फैटी एसिड में भी आपने देखा था करीब 15 से 20 हाइड्रोकार्बन का बना हुआ ये चेन होता है। ऐसे सारे कंपाउंड को जो कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए हैं और चेन के फॉर्म में होते हैं, ओपन चेन के फॉर्म में होते हैं, तो उनको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज द एलिफैटिक कंपाउंड। जबकि अगर वही बेंजीन रिंग के फॉर्म में हो या साइक्लिक फॉर्म में हो तो आप उनको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक के नाम से जानते हैं। जैसे लाइक एज बेंजीन है, तो बेंजीन में आपने क्या देखा कि 6 कार्बन का कंपाउंड होता है ये, और यहाँ पे ये सब क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। हर कोई अपने आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। एक कार्बन आपका यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। ये सब आपस में क्या है, जुड़े हुए। एरोमेटिक कब आप बोले हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान यही होती है कि अगर वो कंपाउंड आपका रिंग फॉर्म में है और यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होगा तो उसको आप एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड्स को जानने के लिए एक रूल है जिसको आप हकल रूल के नाम से जानते हैं। ये हकल रूल अगर फॉलो करता है कोई भी कंपाउंड तो HUCKEL, हकल रूल बोलते हैं उसको। ये आपको बताता है कि इस रूल के अकॉर्डिंगली आप बता पाएंगे किसी भी कंपाउंड को देख करके कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। तो उतना डेप्थ में आपको केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंपली समझ लीजिए कॉन्सेप्ट में कि एलिफैटिक और एरोमेटिक का मीन क्या है, क्यों इसको आप एलिफैटिक बोलते हैं, राइट। एरोमेटिक का सिंपल मतलब यहाँ पे बता दिया गया कि बेंजीन की कोई रिंग होगी, 6 कार्बन वाली कंपाउंड बेंजीन है, उसमें आपके अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे, तो उसको आप एरोमेटिक रिंग के नाम से जानते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे आपका सिर्फ बेंजीन रिंग ही हो, कोई सा भी कंपाउंड हो, रिंग फॉर्म में हो, साइक्लिक फॉर्म में हो, लाइक एज ये भी आपका एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी आपका एक साइक्लिक कंपाउंड है, और ये भी आपका एक साइक्लिक कंपाउंड है, और ये भी आपके क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो ये सभी के सभी क्या आपके साइक्लिक कंपाउंड है। सिर्फ साइक्लिक होना ही एरोमेटिक नहीं होता है, साइक्लिक के साथ साथ में वहाँ पे अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होने चाहिए। दूसरा, उस रिंग में सभी कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी होनी चाहिए, sp2 है वो होनी चाहिए। अगर ये कुछ कंसेप्ट फॉलो करते हैं तो आप उनके बेसिस पे बता पाएंगे कि हाँ यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड है। एलिफैटिक कंपाउंड्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, दैट इज द sp3 होती है मोस्ट ऑफ द केसेस पे, ठीक है। हालांकि sp और sp2 भी हो सकती है, लेकिन एरोमेटिक रिंग में आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा कि जो भी आपके सिंगल और डबल, सिंगल डबल का कॉन्सेप्ट होता है अल्टरनेट वाले पे, तो हर कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो सबसे बेस्ट पहचान यही होता है किसी भी कंपाउंड को देख करके कि आप उसे बता पाएँ कि हाँ वो एरोमेटिक है कि नहीं है। पहला तो वो साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा उस
साइक्लिक फॉर्म वाले कंपाउंड में सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 आनी चाहिए। अगर sp2 आती है तो आपका क्या होगा, वो एरोमेटिक होगा। sp2 अगर नहीं आता तो फिर एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, अभी ये समझ में आया? अच्छा, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ और आप लोग मुझे जरा फटाफट बताइए कि हाँ इसमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है और कौन सा नहीं है, राइट। सो पहला कंपाउंड मान लीजिए आपके पास ये है, दूसरा कंपाउंड आपके पास मान लीजिए ये है, बता पाएंगे? लास्ट टू, सिर्फ लास्ट वाला? ये क्यों नहीं है? ये रिंग ही तो है। रिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एसिड, नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं कि वो हमेशा रिंग आपकी 6 कार्बन की हो, ये मैंने बताया आपको। साइक्लिक का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी चेन ऐसे ओपन ना हो, मतलब कि वो सब एक दूसरे से आपस में लिंक्ड हो, उनको आप साइक्लिक कंपाउंड बोलते हो। और साइक्लिक कंपाउंड जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ हमेशा 6 कार्बन का होगा, वो 3 का भी हो सकता है, साइक्लोप्रोपेन जिसे बोलते हैं, 4 का भी हो सकता है, साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं, 5 का भी होता है, साइक्लोपेंटेन बोलते हैं, 6 का होगा साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 6 कार्बन का कंपाउंड ही होगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड। 3 के भी हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं, 4 के भी हो सकते हैं, 6 के भी हो सकते हैं, 10 के भी हो सकते हैं। आपको जो चीज़ समझना है उसको ध्यान दीजिए कि हाँ, साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए। और साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि एक जो कार्बन है दूसरे कार्बन से क्या होगा, आपस में लिंक्ड होंगे ऐसे। जबकि आपने ये वाले जो कार्बन देखे हुए हैं लाइक है इस तरीके से, यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ये फर्स्ट और ये लास्ट किसी से लिंक्ड नहीं है, ये आपस में ओपन है। अगर यही आकर के इससे जुड़ जाएगा तो साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है ना। और नहीं, सिर्फ साइक्लिक का हो जाना एरोमेटिक होना नहीं है, मैंने यही बताया आपको। सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर देख करके आप ये नहीं बता पाओगे कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए एक रूल है जिसको आप हकेल रूल बोलते हैं, जिसको कि पढ़ाएंगे बहुत टाइम लगेगा। बट शॉर्ट में आप समझिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स में सभी कार्बन की वैलेंसी आपकी क्या होनी चाहिए, दैट इज द sp2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, sp2। अगर आपको सारे रिंग में साइक्लिक कंपाउंड्स में सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको sp2 दिखाई देती है तो आप उसको बोल सकते हो क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे आप। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कैसे निकालते हो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, राइट। तो 1 2 3 4, यहाँ पे अगर 4 आपके यहाँ पे क्या है, बॉन्ड है, तो 4 को आप कैसे बताते हो, एक एस हो गया और 3 क्या हो जाएगा, आपका पी हो जाएगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो आपने जाना है अच्छी तरीके से कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। ओके, तो अगर हम इस कार्बन की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो किसी भी कार्बन की, जैसे इस कार्बन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, ऐसे बॉन्ड है, 2 ऐसे बॉन्ड है, और एक ऐसे जहाँ जो कि दिख नहीं रहा है, यहाँ पे क्या होगा, एच होगा, यहाँ पे भी 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 एच होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, एच है।
इस कार्बन की हाइब्रिडेशन आप निकालोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे चूँकि पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में एक आपका क्या होता है सिग्मा, एक क्या होता है आपका पाई, तो पाई काउंट होगा नहीं, क्या होगा सिर्फ सिग्मा, तो 1, 2, 3, और अगर 3 है तो क्या होगा, 1 एस होगा, 2 क्या होगा आपका पी होगा, तो हाइब्रिडेशन कितना आ गया sp2। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आएगा आपका sp2, यहाँ पे भी क्या आएगा sp2। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हाइब्रिडेशन जो आपको देखने को मिलेगी वो sp2 ही मिलेगा, राइट। हालांकि यहाँ पे एक जो कार्बन आपको दिखेगा ये वाला, यहाँ पे आपको sp3 दिखाई देगा, जिसके लिए यहाँ पे चार्ज दिया रहता है, जो कि मैंने चार्ज आपको लगाया नहीं है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको देख करके आप बता पाते हैं कि हाँ ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। ओके, चलिए ये थोड़ा सा पूरा का पूरा केमिस्ट्री ही हो जाएगा तो थोड़ा आपको दिक्कत करेगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को जो क्लासिफिकेशंस किया गया है उनको हम दूसरे भी नाम से जानते हैं, जिसमें टेरपीन्स वाले को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द एलिफेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक बोलते हैं। फिनोलिक वाले को आप क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं अभी आप यहाँ पे देखेंगे। डिफाइन मैंने किया था कि एलिफेटिक कंपाउंड आप किसको बोलते हो और एरोमेटिक कंपाउंड आप किसको बोलते हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले भी आपको हमने डिफाइन किया। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बाकी ये जो चीज़ें हैं टेरपीन्स, फिनोलिक और नाइट्रोजन कंटेनिंग, इनका क्या कॉन्सेप्ट है और किस किस वजह से आप इनको एलिफेटिक और एरोमेटिक के नाम से जानेंगे। यहाँ पर आपको एक फिगर दिया जा रहा है, होपफुली कि ये फिगर सब लोगों को स्क्रीन पे ठीक से दिखाई दे रहा होगा। अगर दिक्कत हो रही है तो मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ। क्लियरली विजुअल है? ओके। यहाँ पे ये फिगर आपको दो बातें बताता है। नंबर पहला कि प्लांट की बॉडी में कार्बन का जो एसिमिलेशन हो रहा है या कार्बन का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिसको कि आप प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन मेटाबॉलिज्म, वो क्या क्या है, कहाँ कहाँ जा रहा है, और उन प्राइमरी कार्बन के मेटाबॉलिज्म से बाई प्रोडक्ट जो बन रहा है जिसको कि आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, उनका क्या क्या पाथवे है। तो यहाँ पे शुरू से आप देखिए CO2 का क्या हो रहा है, यहाँ पे फिक्सेशन हो रहा है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन, और इसी प्राइमरी कार्बन का क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे दिया गया है कि आपका बेसिकली क्या बन रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो कहाँ से आता है, ग्लाइकोलाइसिस से। कहाँ से आएगा, ग्लाइकोलाइसिस से। इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट ये आपको कहाँ से आएगा, PPP पाथवे से। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे किससे आता है, राइट। पायरुवेट ये भी आपका किससे आएगा, ग्लाइकोलाइसिस से। 3PG ये भी किससे आएगा आपका, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस से, राइट। तो ये सारे आपके कंपाउंड्स किसके हैं, कार्बन के डेरिवेटिव्स हैं, मतलब कार्बन के मेटाबॉलिज्म में बनने वाले सबके सब क्या है, कंपाउंड है। अब यही पर आपको दिया जा रहा है कि बेसिकली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से आपका यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट का, कि एक पाथवे है जिसका नाम है सिक्मिक पाथवे। क्या नाम है, सिक्मिक पाथवे। इस पाथवे से बेसिकली आपको दिखाया जा रहा है कि इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट आपका सिक्मिक पाथवे से क्या बना रहा है, फिनोलिक कंपाउंड बना रहा है। और ये आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट भी सिक्मिक पाथवे से क्या बना रहा है, दैट इज द फिनोलिक कंपाउंड बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे दो आपके तरीके देखने को मिल गए कि ये फिनोलिक कंपाउंड को बनाने के लिए क्या क्या है यहाँ पे, दैट इज सिक्मिक पाथवे फिनोलिक कंपाउंड को बनाने के लिए, और एक पाथवे आपका और भी है जिसका नाम है दैट इज द मेलोनिक पाथवे। क्या है, मेलोनिक पाथवे। तो फिनोलिक कंपाउंड को बनाने के लिए क्या है, 2 पाथवेज हैं। एक है सिक्मिक पाथवे, दूसरा है मेलोनिक पाथवे। पहला आपका ये हो गया, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जो लोग CSIR का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बारी प्लांट फिजियोलॉजी में सवाल ये बनता है, और इन पाथवे का नाम दिया जाता है। तो सिग्मिक पाथवे और मेलोनिक पाथवे ये दो पाथवे हैं जिनके थ्रू फिनोलिक कंपाउंड की सिंथेसिस होती है प्लांट की बॉडी में, और उनके प्रिकर्सर्स इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट हो सकते हैं, या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के सॉरी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के हो सकते हैं। तो इन्हीं सारे कार्बन के मेटाबॉलिज्म से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं इनका क्या होते हैं, प्रिकर्सर्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पायरुवेट से क्या बनेगा, स्टाइल कोएंजाइम ए, और स्टाइल कोएंजाइम ए आपका क्या यहाँ पे आएगा, मेलोनिक पाथवे में, और मेलोनिक पाथवे से क्या बन जाएगा, फिनोलिक कंपाउंड्स।
या ये स्टाइल कोएंजाइम ए कहाँ जाएगा, टीसीएस साइकिल में जाएगा। टीसीएस साइकिल से बनेगा क्या आपका, दैट इज द अमाइनो एसिड्स, और इन अमाइनो एसिड्स से होगा क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जो कि अलग कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिनोलिक वाले का। तो फिनोलिक वाले के लिए दो पाथवे है, दैट इज द सिग्मिक पाथवे और मेलानिक पाथवे। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए क्या क्या पाथवे चल सकता है। नंबर पहला यहाँ पे दिया जा रहा है अपना कि एलिफेटिक जो अमीनो एसिड्स है ट्राइक्लोबिलिक साइकिल से, उससे आकर के बनेंगे। और यहाँ पे आपको एक भी और भी दिया जा रहा है, दैट इज द ये जो आपका सिक्विक पाथवे है जिससे कि आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड बन रहा है, उन एरोमेटिक अमीनो एसिड से भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो आपको फाइनली जो जानकारी मिली वो क्या, वो ये मिली कि आपका जो भी जो भी मॉलिक्यूल आपका पाइरूवेट से डिराइव हो रहा है, जो कि स्टाइल कोएंजाइम ए बना रहा है, वो स्टाइल कोएंजाइम ए फाइनली आपका क्या कर रहा है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बना रहा है। और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जा करके वहाँ पे जो अमीनो एसिड बन रहे हैं उनसे आपका बन रहा है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। दूसरा है आपका यहाँ पे सिक्मिक पाथवे के थ्रू बनना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए कौन कौन सी पाथवे चलती है, तो क्या बताएंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को बनाने के लिए प्लांट की बॉडी में कौन सा पाथवे चल रहा है। अरे देख के बताइए, फिगर में बिना साफ साफ लिख रखा है। बताइए भाई, कहाँ गए सब, अनामिका, दृश्या, सब चले गए क्या। है तो सही सब, दृश्या, अनामिका, रानो, ज्योति, प्रियंका। अच्छा ओके। सिक्मिक पाथवे है जिससे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आपके बनेंगे। ओके। और अगर आपसे कोई पूछेगा फिनोलिक कंपाउंड्स, तो आप क्या बताओगे। ओके। सो तीसरा है लास्ट यहाँ पे टेरपीन्स, और टेरपीन्स के लिए यहाँ पे दो पाथवे हैं, एक है आपका मैप पाथवे, दूसरा है मेवालोनिक एसिड पाथवे। और इन दोनों के लिए ही जो आपके प्रिकर्सर हैं वो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट्स हैं, और इनके थ्रू आपका क्या बनेगा, दत्ते टेरपीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस फिगर से आपको जो सवाल बनता है वो यही बनेगा कि नाइट मतलब कि ये टाइप का आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिया जाएगा, और ये आपके ऑप्शंस में रहेंगे चारों, कि किससे कौन बनेगा, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है, और अभी हम आगे भी आपको बताएंगे इसके बारे में। तो नंबर पहला है जो आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो टाइप्स है, दैट इज द टेरपीन्स। उसके बारे में देखते हैं कि टेरपीन्स है क्या एक्चुअली, और क्या इसका नेचर है। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि टेरपीन्स और टेरेपेनोइड्स जिसको आप बोलते हो, कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो एक सवाल तो आपका यहीं से बन जाता है, जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट क्लास मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में ये वाले आपके थेरेपीज बनाता है प्लांट। तो लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम से भी सवाल पूछे गए हैं, तो आप उसको याद रखिएगा। सब्सटेंसेस ऑफ दिस क्लास आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। प्रॉपर्टीज में आपको बता रहा है कि इस क्लास के या इस ग्रुप के जो भी मेंबर्स होंगे, या जो भी कोई मॉलिक्यूल होगा, वो आपका वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, सॉल्युबल इन insoluble in water दिया रखा है स्टेटमेंट। So they are synthesized from the स्टाइल को नेम ए और ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स। सो इन सारे मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए जो भी आपका प्रिकर्सर का काम करेगा वो क्या है, दैट इज या तो स्टाइल को नेम ए होगा, और या तो फिर आपको क्या होगा, ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स, कि टर्पीन्स को बायोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन से पाथवे चल रहे हैं, क्या उनका रोल होता है, किस तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि ऑल टर्पीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ 5 कार्बन एलिमेंट दैट हैव ब्रांच्ड कार्बन स्केलेटन ऑफ आइसोपेंटेन। बताया जा रहा है कि जितने भी टर्पीन्स होते हैं वो सब के सब डिराइव किए जाते हैं किससे, 5 कार्बन के कंपाउंड से या एलिमेंट से,
जिनमें आपको थोड़ा बहुत ही जिनको कि आप बोल सकते हैं कि ये आइसोपेंटेन जैसा होता है, जो कि ब्रांच के फॉर्म में बन जाएगा। तो 5 कार्बन का कंपाउंड जो कि आइसोपेंटेन जिसको आप लिख सकते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखना होगा कैसे बनता है। तो जैसे अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे लिखें, CH3 CH2 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 और CH3, तो ये आप इसको आप क्या बोलोगे, दैट इज द नॉर्मल पेंटेन बोलोगे। क्या बोलोगे? नॉर्मल पेंटेन। और अगर इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और अगर इसी को हमने ऐसे लिख दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दैट इज द आइसोपेंटेन। ठीक है। तो 5 कार्बन का कंपाउंड है आइसोपेंटेन, जिसके ऊपर ही मतलब जो कि आपका एज अ टेम्पलेट का काम करता है, उसी टेम्पलेट पे ही या उसी से डिराइव होकर के सारे मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? सिंथेसिस होती है टेरापीन्स की। तो कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि टेरापीन्स का प्रिकर्सर कौन है, टेरापीन्स किससे बनता है, तो और वो कौन से कितने नंबर ऑफ कार्बन का होता है, ये सब सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आप वहाँ पे उसको आंसर कीजिए कि 5 कार्बन का कंपाउंड है और नेचर कैसा, दैट इज एलिफैटिक है। और इस तरीके से आपका ये बनता है। तो ये आपका जो 5 कार्बन कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज आइसोप्रीन। यही आपका है जो कि टेम्परेट का काम करेगा, किसके लिए? टेरपीन्स के लिए। The basic structural element of the terpenes are sometimes called isoprenes units because terpenes can decompose at high temperature give to give isoprene. राइट, आपको बताया जा रहा है कि इन आइसो टेरेपेन्स के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं, वो बेसिकली क्या है? आइसोप्रीन है। और आइसोप्रीन का मतलब कि रोल बहुत ज़्यादा है। और ये देखा गया कि हाई टेम्परेचर जब मिलेगा प्लांट को, तो बेसिकली ये क्या करता है कि आइसोप्रीन में मतलब कन्वर्ट, आइसोप्रीन जो होगा वो डिकम्पोज हो जाता है। दैट इज वाई आप इसको कभी कभी इस नाम से भी जानते हैं। Thus, all terpenes are occasionally referred to as the isoprenoids, right? क्योंकि डिकम्पोज होने के बाद क्या बन रहा है? आइसोप्रीन्स बन जा रहा है। देयर आर टू पाथवे फॉर द terpenes बायोसिंथेसिस। इसको बनाने के लिए प्लांट की बॉडी में दो पाथवे चलते हैं। कौन कौन से पाथवे होंगे भैया? मेवालोनिक एसिड पाथवे और मिथाइल रिथ्रोटॉल फॉस्फेट फॉस्फेट पाथवे, MEP पाथवे। यही है आपका वो कंपाउंड जिसके बारे में बात कर रहा था। इसको आप बोलते हैं दैट इज द आइसोप्रीन। ठीक है जी। सो आइसोप्रीन जो कि आपका 1 2 3 4 5 5 कार्बन कंपाउंड है। तो आपके पास आप नामों के चल आपको मालूम है, अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि आइस जो टर्पीन्स हैं उनके दो पाथवेज हैं, और उन दोनों पाथवे को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दैट इज एक पाथवे जहाँ पे स्टाइल कोएंजाइम ए क्या है, इसका प्रिकर्सर है। स्टाइल कोएंजाइम ए क्या किया? कन्वर्ट हुआ किसमें? दैट इज द मेवालोनेट पाथवे से। और इसमें मेवालोनिक एसिड का यूटिलाइजेशन रहा। उसके बाद डायरेक्टली ये वाला कन्वर्ट किसमें हो गया? आइसोपेंटाइल में, डिसफॉस्फेट में। और आइसोपेंटाइल डिसफॉस्फेट से आपका कन्वर्ट किसमें हो गया? दैट इज द मोनोटेरपेन्स में। तो ये मोनो जो ये जो है आपके क्या है? दैट इज मोनोटेरपेन्स है। और इनका बनना इस पाथवे से इस तरीके से फिजिबल होता है। जबकि आपका MEP जो पाथवे होता है, उसको चलाने के लिए आपका पूरा का पूरा प्लांट का एक ऑर्गन है, दैट इज प्लांट के सेल से पाया जाने वाला एक ऑर्गेनल्स है जो कि इस तरीके का काम करता है, मतलब कि ये बनाने वाला। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि ये जो MEP पाथवे है उसमें क्या क्या है। पहले तो ये आपका ग्लिसरल है, 3 फॉस्फेट है, मीन्स G3P है, और पायरेवेट है। इन दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है? दैट इज अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कितना टफ चीज़ें हैं जो कि से होती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि G3P मतलब कि जी ग्लिसरल 3 फॉस्फेट और पायरेवेट, इन दोनों से ही आपको क्या बनता है? MEP बनता है।
और MEP से फिर आपका क्या बनेगा, DMAPP बनता है, और उसके बाद आपका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, मोनोटेरपीन्स में। तो ऐसे पाथवे को आप मिथाइल या MEP पाथवे के नाम से जानते हैं। तो MEP पाथवे और आपका मेवालेंट पाथवे, इन दोनों में पहले सिमिलरिटीज़ को देख लीजिए। और दोनों में जो चीज़ पूछी जाती है वो ये कि इनके लिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं और इनसे बनता क्या है। 3 चीज़ आपको देखना रहेगा, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन है, क्या इससे बनता है, क्या उनके स्टेप्स हैं। चलिए, तो शायद आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा, यहाँ पे इस वाले पाथवे में जो इनिशिएटर मॉलिक्यूल है दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, जबकि MEP पाथवे में जो मॉलिक्यूल है आपका क्या है, दैट इज G3P एंड पायरुवेट। ठीक है, इससे आपका बन क्या रहा है, दैट इज द टेरपीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका फिनोलिक कंपाउंड्स। फिनोलिक कंपाउंड जैसा कि आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग में अगर आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लगा दिया है, OH ग्रुप को लगा दिया है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द फिनॉल। तो जितने भी आपके मॉलिक्यूल होंगे उन सभी में ये ग्रुप क्या होगा, लगा होगा। इस ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका अगर एलिफैटिक कंपाउंड में लगता है तो आप उसको क्या बोलेंगे, एलिफैटिक में अगर OH लगेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज द एल्कोहल। क्या बोलेंगे, एल्कोहल। जैसे लाइक है इथेनॉल, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। मिथेनॉल, इसका फार्मूला क्या होता है, CH3OH। प्रोपेनॉल, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। राइट। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं, एलिफैटिक के हैं। और जब यही आपका O ग्रुप अगर एरोमेटिक कंपाउंड लग जाता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द एरोमेटिक के नाम से जाना जाता है, मतलब फिनॉल के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे आप, अल्कोहल बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज फिनॉल। तो कई बारी बच्चों से फंसाने के लिए पूछा जाता है कि फिनॉल और अल्कोहल में क्या डिफरेंस है, बता ही नहीं पाते। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि फिनॉल एक आपका एरोमेटिक कंपाउंड का ग्रुप है और अल्कोहल आपको क्या है, एलिफैटिक है। दोनों में ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब OH ग्रुप लगा हुआ है। और इस OH ग्रुप का कार्बन के नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, अगर कार्बन का नेचर जो है कैसा एरोमेटिक है तो भैया वो फिनॉल कहलाएगा, अगर एलिफैटिक है तो क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। राइट। तो आप अपने लेबोरेटरी में जो इथेनॉल यूज कर रहे हैं, जो भी PhD कर रहे हैं, तो वो इथेनॉल आपका क्या है, दैट इज एलिफैटिक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे दिया गया कि प्लांट प्रोड्यूसेस अ, ये चेन ही तो था यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, CH3CH2। किसको डिफरेंसेस क्या, स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बना के दिखाया तब आपने जाना ना। आपसे सिर्फ अली अगर ये में, अगर मैं आपको वर्ड ऐसे दे देता कि फिनॉल और अल्कोहल, तो आपका दिमाग कहाँ जाता है, सिर्फ इस वाले पे। यहाँ पे भी आपका अल है, यहाँ पे भी ऑल है, तो ये दोनों ग्रुप कब आते हैं, जब आपके OH ग्रुप होते हैं। OH ग्रुप के लिए जो आप सफिक्स लगाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं। राइट। तो यहाँ फिनॉल में भी आपका वही है, अल्कोहल में भी आपका वही था, पूछा था डिफरेंस। डिफरेंस तो मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, दैट इज वाई आप समझ पा रहे हैं ना। हाँ, अदरवाइज़ ऐसे सिर्फ़ नाम दिया जाता है तो फिर आपको दिक्कत होती है कि अच्छा फिनॉल और अल्कोहल में क्या डिफ़रेंस है। तो आप उसको समझिए कि अगर आपका कोई एलिफैटिक कंपाउंड के साथ में जुड़ा हुआ OH ग्रुप होगा तो आप उसको अल्कोहल बोलते हैं, एरोमेटिक के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसको आप फिनॉल बोलते हैं। और अभी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए कि एग्ज़ाम में अगर मतलब ऐसे कोई पूछता है या फिर नहीं पूछता तो अपनी जानकारी के लिए आप समझिए कि आप जो फिनॉल लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे हैं इथेनॉल, वो आपका एलिफैटिक अल्कोहल है, जबकि जो फिनॉल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होता है वो आपका क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल है। राइट। तो एरोमेटिक अल्कोहल को क्या बोलोगे, दैट इज़ द फिनॉल। या
फिनोलिक ग्रुप। चलिए, साथ साथ में केमिस्ट्री भी आपकी रिवीजन होते चली जा रही है, हाँ? इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जा रहा है। Okay, plant phenolics are chemically heterogeneous group of nearly 10,000 individual compounds। बताया जा रहा है कि जो प्लांट की बॉडी में बनने वाले फिनोलिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंपाउंड्स हैं, वो एक हेट्रोजीनियस हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब यहाँ पे हो जाता है जैसे आपका कोई भी कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं, मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन मिलकर के बना हुआ हो। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी कोई एलिमेंट अगर मिल करके बना, मगर उस एलिमेंट पे उस कंपाउंड में अगर लगा हुआ होगा, मिल जुड़ा हुआ होगा, तो आप उसको बेसिकली हेट्रोजीनियस के नाम से जानते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का होगा तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। तो जैसे अगर मैं आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला दे दूं कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या है, बेंजीन है, और यहाँ पे आपका क्या है, मीथेनॉल है, राइट। और मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका, फिनॉल है, और इसके बाद क्या है आपका, इथेनॉल है। और आपसे पूछा जाए कि इनमें से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कौन है, तो आप क्या बताओगे? जल्दी बताइए फटाफट। हेलो। आपने बता दिया। और देखिए, होमोजीनियस का पहले मतलब समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, बाकी लोग चले गए क्या? अच्छा। केमिस्ट्री पढ़ने मन नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आपको बताया गया कि आप उसको कब होमोजीनियस बोलोगे और कब हेट्रोजीनियस बोलोगे। 1 मिनट के अंदर में आप समझ लीजिए उसको, फिर हम लोग मूव करेंगे, ठीक है? अगर सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड में सिर्फ आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन दिखाई देगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, होमोजेनियस। यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा प्लस में और क्या कर सकता है? हो सकता है कि ऑक्सीजन हो सकता है कि नाइट्रोजन हो सकता है कि आपका फॉस्फेट हो। ये सब भी ग्रुप अगर लगे हुए हैं उस कंपाउंड में, तो आप उसको हेट्रोजीनियस के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो अभी बताइए, फिनॉल क्या है, होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस? अरे, हाँ, अभी समझ में आया सही तरीके से। ये रिंग हो गई और यहाँ पे भैया OH ग्रुप लगा हुआ है ना? तो यहाँ पे सब कार्बन 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 सब हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे आपका O ग्रुप भी लगा हुआ है, दैट इज वाई आप इसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे। जबकि अगर मैं बेंजीन की बात करूँ तो बेंजीन क्या है? हाँ, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH। तो इसको देख करके आप बता पाएंगे कि होमोजेनियस है कि हेट्रोजीनियस है। मीथेनॉल का फॉर्मूला है भैया CH3OH। इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH। अब बताइए, क्या ये होमोजेनियस है? सिर्फ और सिर्फ बेंजीन है जो कि आपका होमोजेनियस का एग्जांपल था, बाकी सब के सब क्या है, हेट्रोजेनियस हैं। क्लियर हो गया? चलिए, कोई नहीं, ये बात अभी क्लियर हो गई।
चलिए, तो अब आते हैं इस लाइन पे। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि केमिकली हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ 10,000 इंडिविजुअल कंपाउंड्स, मतलब आपको बताया जा रहा है कि प्लांट की बॉडी में फिनॉल के डेरिवेटिव्स, फिनॉल के ग्रुप को कंटेन करने वाले ऐसे 10,000 अलग-अलग कंपाउंड्स हैं जो कि रिपोर्ट किए गए हैं। बताया जाता है कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे हेट्रोजेनियस का मतलब आपने समझ लिया, क्योंकि फिनॉल खुद ही एक एग्जांपल किसका है, हेट्रोजेनियस का है। तो जितने भी कंपाउंड्स आपके बने हुए होंगे उस फिनोलिक ग्रुप को लेकर के, वो सब आपके एग्जांपल किसके होंगे, हेट्रोजेनियस के होंगे। सो हेट्रोजेनियस एंड होमोजेनियस दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट है, सम आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ओनली। इनमें से जो भी आपके फिनोलिक कंपाउंड्स हैं उनमें से कुछ आपके सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब जैसे लाइक एस ईथर, कीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये सब एग्जांपल किसके हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के। सम आर वाटर सॉल्युबल, कुछ क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स, एंड अदर आर लार्ज इनसॉल्युबल पॉलीमर्स। तो इनका तीनों तरीके का नेचर है। ये फिनोलिक कंपाउंड्स आपके बेसिकली इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल हैं और इनसॉल्युबल भी हैं। डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप के ये फिनोलिक कंपाउंड्स हैं। देखते हैं कि इनकी कंपाउंड की सिंथेसिस कैसे हो रही है प्लांट की बॉडी में। प्लांट फिनोलिक्स आर बायोसिंथेसाइज्ड बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स। कई यहाँ पे तरीके हैं जिन तरीके से या जिन रूट से बेसिकली प्लांट की बॉडी में फिनोलिक कंपाउंड का सिंथेसिस किया जाता है, बायोसिंथेसिस की जाती है। टू बेसिक पाथवेज आर इन्वॉल्व, दैट इज द सिग्मिक पाथवेज एंड द मेलानिक पाथवे। यहाँ पे दो पाथवे के बारे में आपको बताया जा रहा है कि इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए दो पाथवे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और इन दोनों पाथवे का आप यहाँ पे देख लीजिए, फिगर के हेल्प से समझ लीजिए कि क्या है, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए। मेलोनिक पाथवे के लिए आपका जो प्रिकर्सर होगा वो क्या होगा, स्टाइल कोएंजाइम ए होगा। सिकमिक पाथवे के लिए जो चीज है वो बेसिकली दोनों है। एक तो आपका ट्रिपल पी मतलब पीपीपी पाथवे का प्रोडक्ट है, इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट, और फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है। तो ये भी और ये भी दोनों ही प्रिकर्सर का काम कर सकते हैं सिकमिक पाथवे के लिए। और इससे आपका क्या बनेगा, बेसिकली यहाँ पे फिनोलिक ये बन जाएगा, और ये सारे कंपाउंड आपके बनेंगे। तो सिंपल फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, फ्लेवेनॉइड्स हैं, टेनिन है, लिग्निन है, ये सब आपके क्या है, फिनोलिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मेलोनिक पाथवे और सिकिमिक पाथवे, ये दो पाथवे हैं जिससे कि फिनोलिक कंपाउंड्स आपका बन सकता है, और उनके लिए प्रिकर्सर का जो काम करेंगे उनको आप याद रखिए। एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर द मेलोनिक pathway will act as a style precursor molecule, while the case of cyclic pathway there are two molecules, that is the PEP means phosphoenol pyruvate as well as erythroz 4 phosphate. Erythroz 4 phosphates comes from the pentose phosphate pathways, whereas phosphoenol pyruvic acid comes from the glycolysis. तो आपको ये समझना होगा कि ये तीन मॉलिक्यूल हैं जो कि आपके प्रिकर्सर का काम कर सकते हैं, इनिशिएट करा सकते हैं इन पाथवे को, और दोनों अलग अलग पाथवे हैं। तो दोनों पाथवे और दोनों पाथवे के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल जो कि इस इनिशिएटर कराते हैं, इनके बारे में एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे दिया जा रहा है कि फिनाइल एनालिन जो कि एक आपका अमाइनो एसिड्स है, उससे कितने डिफरेंट टाइप के, सिंगल एक अमाइनो एसिड से कितने डिफरेंट टाइप्स के आपके फिनोलिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, यहाँ पे उसी की बात ये कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपका ये जो फिनाइल है जो कि आपका सिर्फ एक अमाइनो एसिड्स है, उससे आपका ये कंपाउंड बनेगा ट्रांसडिनामिक एसिड, जिससे आपका क्यूमेरिक एसिड बनता है, फिर क्या आपके बाद ये बनेगा, फिर इसके बाद आपका ये बन रहा है, और इससे आपका फिर फ्लेवेनॉइड्स बनेगा, और इनसे आपके ये एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके बन रहे हैं। तो यहाँ पे कई बारी आपसे सवाल पूछा जाता है कि फिनोलिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए कौन सा अमाइनो एसिड एक्ट करेगा एज अ प्रिकर्सर सेल्स का। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि फिनाइन एलानिन वो अमाइनो एसिड्स है जो कि फ्लेवोनिन्स या फिनोलिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बनाने के लिए एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है।
नेक्स्ट एंड लास्ट जल्दी से फिनिश करेंगे हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिसमें कि आपके नाइट्रोजन होंगे. So a large variety of a plant secondary metabolites have nitrogen in their structure. Secondary metabolites के chemical compositions में नाइट्रोजन भी पाया जाता है. ऐसे सारे secondary metabolites को नाइट्रोजन containing secondary metabolites के नाम से जाना जाता है और उनको उस रूप पे रखा जाता है. यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो एग्जाम्पल्स हैं एल्केलॉइड्स का और साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स का. ये नाम है, इनके नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पे एल्कोलॉइड्स हैव अ ड्रामेटिक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन एनिमल्स. एल्कोलॉइड जो होते हैं उनका उनका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है प्लांट की बॉडी पे, मतलब सॉरी एनिमल की बॉडी पे. तो कैसा आपका इफेक्ट है और क्या वो मॉलिक्यूल है इसके बारे में टेबल आपको बता रहा है, इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल में कई सारे कॉलम बने हुए हैं. यहाँ पे दे रखा है कि एल्केलॉइड्स का टाइप है, उनका स्ट्रक्चर है, फिर इसके बाद बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर है, फिर इसके बाद एग्जाम्पल है, फिर इसके बाद ह्यूमन का यूजेज है, कहाँ कहाँ पे वो यूज किए जा सकते हैं. तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इनका ये क्लास ये नाम है, इनका स्ट्रक्चर है, ये इनके प्रिकर्सर्स हैं. ऑर्निथिन जो कि ऑर्निथिन साइकिल में इन्वॉल्व होता है, इसको एस्पार्टिक एसिड भी बोलते हैं, एस्पार्टेड. ये ऑर्निथिन मतलब एस्पार्टिक एसिड प्रिकर्सर है इस मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए. और इसका एग्जांपल है क्या, दैट इज द निकोटीन. और निकोटीन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाया जाता है ड्रिंकिंग बेवरेजेस में. और ये स्टिमुलेंट का भी काम करता है, डिप्रेसेंट का भी काम करता है, ट्रांसक्विलाइजर का भी काम करता है. तो सैटरडे की क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया गया था कि ये बेहोशी के पर्पज से यूज़ किए जाते हैं. सो ये टेबल जो है, इस टेबल में आपको क्या मैसेज मिलेगा, मैसेज यही है कि कौन कौन से वो आपके एल्कोलाइड्स हैं और उनके लिए क्या क्या आपको दैट इज़ द प्रिकर्सर कौन कौन से हैं, उनका क्या फंक्शन है. जो चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या क्या. यहाँ पे देखिए मैक्सिमम आपको सब अमीनो एसिड दिखाई दे रहा है, जैसे ट्रिप्टोफैन दिखाई दे रहा है, टायरोसिन दिखाई दे रहा है, लाइसिन दिखाई दे रहा है, ऑर्निथिन दिखाई दे रहा है जिसको एस्पार्टिक एसिड बोलते हैं, लाइसिन दिखाई दे रहा है. ये सारे आपके अमीनो एसिड्स हैं. इन अमीनो एसिड्स का आपको नाम याद रखना पड़ता है कि भैया ये कौन से अमीनो एसिड हैं जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बनने में एज अ प्रिकर्सर का काम करते हैं. तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और उसके पहले फिनाइलिन भी था, लाइसिन भी है. यही कुछ गिने चुने करके हैं आपके अमीनो एसिड जो कि एज अ प्रिकर्सर का क्या करते हैं, काम करते हैं. तो इनको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इनसे सवाल आपके पूछे जाते हैं. सो इस तरीके से आपने देखा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है प्लांट की बॉडी में, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के टाइप्स क्या क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनने के लिए वो कौन कौन से पाथवेज हैं और उनका क्या यूटिलाइजेशन है. ये सब कुछ आप लोगों ने आज की क्लास में देखा. तो आपके सिलेबस का वो जो टॉपिक था दैट इज़ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और उनके मेटाबॉलिक पाथवे, ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फिनिश किया. यही चीज़ मैंने आप लोगों को सैटरडे वाली क्लास में पढ़ाई थी जो कि आप में से सारे लोग कई लोग नहीं थे और नहीं क्लास ले पाए थे. अब ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया. कल की क्लास में हम लोग नया टॉपिक क्या करेंगे, डील करेंगे. ओके. तो अभी जो मैंने चीज़ बताई है आपको, इसमें से अगर कहीं कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे. हाँ जी, बताइए. ज्योति, अनामिका, दृश्या, रानू, प्रियंका. आपका तो मेरे ख्याल से 2 बार हो गया तो पूरी चीज़ें याद हो गई होंगी. और ज्योति का भी, है ना ज्योति? हुँ, मतलब एक एक ही चीज़ अगर आपको 2 बार पढ़ने को मिल जाए और वो भी इतने लॉन्ग टाइम तक के लिए, तो जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. और अब होपफुली कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को लेकर के आप काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से बता पाएँगे और समझ पाएँगे, कहीं भी अगर बात आती है तो. समझना बहुत ज़रूरी है, समझे रहेंगे तो ही अपने हिसाब से आप चीज़ों को बता पाएँगे. तो फ़ोकस आपका ज़्यादातर चीज़ों को समझने पे होना चाहिए. और वैसे भी आप फ़ोकस हटा भी नहीं पाएँगे क्योंकि मैं लगातार आपको फ़ोकस कराने के लिए लगा रहता हूँ कि आप उस पे ध्यान दीजिए और उस चीज़ को अच्छे तरीके से आप समझ के जाइए. अल्टीमेटली गोल यही होता है कि अगर आपने यहाँ पे 1-2 घंटे का टाइम दिया है तो उस